स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से 8th क्लास साइंस चैप्टर 1 पार्ट 2। इसका पहले का पार्ट देखने के लिए और थर्ड पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। सोइंग। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि सोइंग यानी बीज बोना क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स का पता होना ज़रूरी है और उसकी वैरायटी को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर सीड्स ख़राब होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो पेड़ है या जो भी क्रॉप हम उगा रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा। तो इसने क्या बोला, फार्मर्स प्रेफर करते हैं ऐसे सीड्स यूज़ करना जो काफ़ी हाई यील्ड दे, काफ़ी ज़्यादा फले फूले हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें। नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड्स में हम लोग पढ़ेंगे, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। यानी कि इसने क्या बोला कि आप एक एक्टिविटी दे रखी है, आप एक पानी से भरा हुआ बीकर लो, उसमें वीट के सीड्स डाल दो और अच्छे से हिलाओ। उसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो सीड्स हैं क्या वो वाटर पे फ्लो कर रहे हैं, मतलब फ्लोट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो लाइटर हैं, कुछ हैवियर हैं। तो जो लाइटर है या हैवियर है, कुछ उसमें से कौन से सिंक हो गए। वाई वुड दे बी लाइटर, जो लाइट है वो लाइटर क्यों है। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। तो जो लाइट का है यानी जो फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर ही हैं, जो नीचे नहीं गए हैं, वो लाइट क्यों है, क्योंकि वो ख़राब हो चुके हैं और अंदर से हॉलो हैं, मतलब खाली हैं, इसीलिए दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। ये तरीका यूज़ होता है किसके लिए, अगर आपको एक अच्छा सीड सेपरेट करना है ख़राब वालों से। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड। हम सोइंग स्टार्ट करने से पहले, उसको पढ़ना स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो सीड्स को सो करने के लिए यूज़ होते हैं। Now, traditional tool. The tool used traditionally for sowing seed is the shape like a funnel. यानी कि जो टूल यूज़ होता है किसके लिए, सीड्स को सो करने के लिए, वो फनल शेप्ड होता है। 1.2a यहाँ पे दिखा रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रखा है एक मेथड। नाउ द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seed there. होता क्या है, जो सीड्स हैं उसको फनल जैसे, देखो यहाँ पे ये फनल दिख रहा है आपको इधर, हाँ एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो फनल है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, सीड्स को पास किया जाता है, वो उस पाइप से पास होते हैं जिसका बहुत शार्प एंड होता है, और ये जो एंड है वो सॉइल में डायरेक्ट मतलब होल करता है और सीड्स वहाँ चले जाते हैं। नाउ सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. अब क्या होता है, सीड ड्रिल यूज़ होता है किसके लिए, ट्रैक्टर्स की हेल्प से सीड्स को सो करने के लिए। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब ये क्या करता है, ये सीड्स को प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंस पे और गहराई से ये उसको सो करता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और दूसरी चीज़ ये इंश्योर करता है कि अगर सीड हम बो चुके हैं तो वो सॉइल से कवर हो जाए। तो अगर वो सॉइल से कवर नहीं होगा तो कोई भी बर्ड या कोई भी एनिमल उसको खा सकता है। तो जब सॉइल कवर हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, तो हम ये इंश्योर हो जाते हैं कि भाई अब बर्ड कोई उसको खाएगी नहीं। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। देखो कोई भी मशीन आप यूज़ करोगे, एक नॉर्मल मेथड है, यानी कि आप हाथ से खोदो फिर सीड डालो, वो बहुत ही मेहनत का काम है, प्लस टाइम बहुत लगता है। बट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग सच इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस या कुछ भी आप कह लो टूल्स, तो क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. अब देखो अगर कहीं पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे सीड्स उगा दिया, यहाँ एक उगा दिया, फिर एक साथ बहुत सारे यहाँ उगा दिए, तो ओवरक्राउडिंग हो गई। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उगेंगे तो वो तो फिर आगे हेल्दी नहीं रहेंगे। इसलिए क्या ज़रूरी है कि डिस्टेंस प्रॉपर हो जो भी चीज़ हम उगा रहे हैं, और ओवरक्राउडिंग ना हो, एक साथ इकट्ठे ना हो। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जब ओवरक्राउडिंग नहीं होती, अलग अलग प्रॉपर डिस्टेंस पे उगाए जाते हैं, तो ये इंश्योर हो जाता है कि प्लांट को सफिशेंट सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वाटर मिलेगा। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कई बार क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को हटाना भी पड़ता है। जब वो उगने लगते हैं, हमें लगा कि सीड्स यहाँ गिर चुका है, तो उसको हटाना पड़ता है ताकि क्या हो, ओवरक्राउडिंग ना हो, एक जगह इकट्ठे ना हो।
Now let's move on to the next topic, that is adding manure and fertilizers. Manure और fertilizers के बारे में आपने पढ़ा होगा, खाद बोलते हैं इसको। वो substances जो हम soil में add करते हैं nutrient की form में, क्या होता है जिससे हमारा plant healthy grow हो, अच्छा grow हो, उसको हम manure या fertilizers बोलते हैं। आपने सुना होगा कई बार, जो माली आते हैं वो खाद लाते हैं अपने साथ, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि जो भी आपके मेन्योर या फर्टिलाइज़र्स हैं उनको डाला जाता है ताकि हेल्दी प्लांट ग्रो करे। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या करते हैं, जो भी सॉइल आप सप्लाई करते हो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल क्या करती है, वो प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट देती है जब आप उसके अंदर मेन्योर डाल देते हो। ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एरियाज़ में फार्मर क्रॉप को ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम, यानी कि वो दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं सेम फील्ड के अंदर। लाइक एक क्रॉप डाली, वो निकाल ली, हार्वेस्ट कर ली, उसके बाद दूसरी क्रॉप करते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, यानी कि अगर फील्ड, देखो उसने क्या बोला कि एक क्रॉप, सेम क्रॉप नहीं उगाएंगे कि वीट उगाई तो वीट ही उगाई, वो क्या करते हैं उसके अंदर कोई और क्रॉप उगा देते हैं। जब वो ऐसा कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट यूज़ हो जाते हैं। उसको अनकल्टिवेटेड मतलब ऐसे खाली नहीं छोड़ते लैंड को। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखो अगर बार बार उसके अंदर कल्टीवेशन होता रहेगा, समझ लो वीट उगाया, फिर दोबारा कुछ टाइम बाद कुछ उगा दिया, फिर कुछ और उगा दिया, तो क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। इसलिए फार्मर्स को मेन्योर डालना पड़ता है ताकि सॉइल के न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो पाएँ, यानी जो न्यूट्रिएंट ख़त्म हुए हैं वो वापस आ जाएँ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मेन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं दिया जाता, जब प्रॉपर खाद नहीं दी जाती तो प्लांट हेल्दी नहीं होता। मेन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें किससे मिलता है, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जब एनिमल वेस्ट या प्लांट का जो कचरा होता है, छिलके वगैरह, उसको जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमें मेन्योर मिलता है। अब क्या होता है, फार्मर ये जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है इसको पिट्स, कुछ गड्ढे वगैरह होते हैं ओपन प्लेसेस पे, उसमें डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने देते हैं। डिकम्पोज करता कौन है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मेन्योर। जो भी चीज़ डिकम्पोज हुई है उसके बाद वो ऑर्गेनिक मेन्योर की तरह यूज़ होती है। ठीक है, उसके बारे में आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है। नाउ डिड प्लांट इन, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि मूंग या फिर ग्राम सीड्स लीजिए, उनको जर्मिनेट कीजिए। 3 इक्वल साइज सीडलिंग लीजिए, सीडलिंग्स, ठीक है, छोटे छोटे से। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। 3 एम्प्टी ग्लास लेने हैं या वेसल लेने हैं, ABC उन्हें मार्क कर दो। A के अंदर आप थोड़ी सी सॉइल डालो जिसमें क्या है, काउ डंग है। B के अंदर आप क्या डालोगे, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल यूरिया, थोड़ा सा यूरिया डालना है। C के अंदर आप क्या डालोगे, कुछ भी ऐड नहीं करोगे। उसके बाद आप उसके अंदर कुछ दिन पानी देते रहो, 7 से 10 दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। जब आपने ऐसा किया तो सारे के सारे प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो हुए। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ फॉर प्लांट। कौन सा ऐसा प्लांट था जिसने ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई और किसके अंदर ग्रोथ फास्टेस्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है। अब आप ध्यान से देखो, B के अंदर और A के अंदर ग्रोथ दिख रही है, C के अंदर बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिख रही है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो जिसके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिक्स होते हैं। अब ये मेन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम लोग फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं फर्टिलाइजर्स का वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड NPK, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाउ फर्टिलाइजर्स के यूज़ से फार्मर्स को बेटर यील्ड मिलती है, अच्छी क्रॉप मिलती है। ठीक है, वीट, पैडी, मेज, इस तरह से बेटर क्रॉप मिलती है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट बहुत ज़्यादा भी अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ हो जाएं तो सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है, कम अच्छी होती है, कम उपजाऊ होती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। यानी फर्टिलाइजर्स को लगातार यूज़ करने की वजह से वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली जाके किसी भी वाटर सोर्स में मिल जाते हैं। समझ लीजिए मिट्टी में आपने फर्टिलाइज़र डाला, उस मिट्टी में आपको पानी मिला, पानी बहता हुआ फिर चला गया किसी और सोर्स की तरफ।
Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with inorganic manure or leave the field uncultivated in between two crops. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे तो हमें उसको फर्टिलाइज़र्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा। यानी अगर आप एक बार फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में ऑर्गेनिक मैन्योर या लीफ जो होती हैं या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल हैं उसको डालते रहो। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. जब हम लोग manure यूज़ करते हैं यानी कि जो नेचुरल होता है उसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर, जिस तरह की वो सॉइल है वो बेटर होती है, ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज़ उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर को पकड़ के रखने की जो क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बेटर होती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, वो क्या करता है, सॉइल को बेटर बनाता है न्यूट्रिएंट से। एक और मेथड जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। ये पॉइंट आप आगे आने वाले क्लासेस में भी कई बार पढ़ेंगे। कैसे कर सकते हैं हम क्रॉप रोटेशन? फॉर एग्जांपल आपने अभी कोई एक क्रॉप उगाई है, उसने सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करा। अगर आप सेम दोबारा वही क्रॉप उगा दोगे तो न्यूट्रिएंट उस पर्टिकुलर मिट्टी से वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली क्रॉप्स को उगा सकते हैं। पहले क्या होता था, जो फार्मर्स नॉर्थर इंडिया के होते थे वो लेग्यूम्स को उगाते थे एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन नेक्स्ट सीजन, यानी लेग्यूम्स को उगाते थे। लेग्यूम्स बहुत अच्छा प्लांट होता है टू फिक्स नाइट्रोजन, तो वो लेग्यूम्स को उगाते थे, उसके बाद नेक्स्ट सीजन में वीट को उगाते थे, जिसकी वजह से क्या होता है, रिप्लेनिशमेंट हो जाती थी। फॉर एग्जांपल वीट ने अगर नाइट्रोजन खींचा भी तो लेग्यूम्स ने उसको वापस सॉइल में रिस्टोर कर दिया। अब फार्मर्स क्या करते हैं, उनको कहा जाता है, इनकरेज किया जाता है कि वो इस तरह की प्रैक्टिस को करें, परफॉर्म करें। हम इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में नोड्यूल्स बना लेता है। और जब वो नोड्यूल्स बना लेता है, राइजोबियम बैक्टीरियम क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है उसको चेंज करता है ऐसी सूटेबल फॉर्म में कि प्लांट उसको यूज़ कर सके। नाउ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, मैन मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी कि फैक्ट्री मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, खुद बनाना पड़ता है। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि कैटल डंग, गाय का गोबर या प्लांट के बचे कुचे प्लांट के रेसिड्यूज, डेड प्लांट, उससे बनते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इसको फील्ड में ही बना सकते हो। ये क्या करते हैं, कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, ये लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर द सॉइल। दूसरी चीज़, फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मैन्योर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अब ये डिफरेंस हमें पता चल गया। जस्ट स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको हम कंसिडर करते हैं बेटर, किससे, फर्टिलाइज़र से। क्यों? क्योंकि उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो बेटर होती है। सॉइल को वो पोरस बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज जो होती हैं, आपस में जो गैसेस चेंज होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर को वो इंक्रीज़ करता है और सॉइल के टेक्सचर को वो बेटर बनाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, दिस वाज द बेनिफिट ऑफ मैन्योर, और मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये था चैप्टर 1 8th क्लास साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 1 के लिए, और पार्ट 3 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। उसके अलावा 8th क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।